गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग करेंगे साइंस टेस्ट नंबर जिसका नाम है बाबू 19 नंबर टेस्ट। हम लोग का 1 से 19 तक सीरीज पूरा हो गया बाबू, और ये 1 से 19 आपके लिए यूजफुल है। और जो बच्चे 1 से 19 तक नहीं देखे हैं उनको देखना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा क्योंकि ये आप ही के काम का है। और हम लोगों को केवल आपका यही सहयोग चाहिए कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। और जो इसका पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में हम लोग इसका पीडीएफ ऑलरेडी पहले से डाला रहता है। ये भी आप कर सकते हो कि पीडीएफ टेलीग्राम से देख सकते हो, क्वेश्चन पढ़ सकते हो, फिर इसके बाद जो भी डाउट हो उसको हम लोग करेंगे। जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन देखते हैं बाबू 1 नंबर। निम्नलिखित में किसका सबसे अधिक दिया हुआ है बाबू कि डायमीटर है, व्यास है, बताना है हम लोगों को। आयोडीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, बताना है बाबू। तो 71 पिकोमीटर इसका होता है, 19 पिकोमीटर इसका होता है, 114 मीटर इसका होता है, 114 पिकोमीटर, और 133 पिकोमीटर आयोडीन का होता है। तो बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? आयोडीन। आयोडीन हो जाएगा कि नहीं होगा बाबू? हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन में देखेंगे बाबू, ऊर्ध्वपातन। जैसे हम लोगों ने कपूर को गर्म किया तो यह भाप में बदल गया, वाष्प में बदल गया, और वाष्प को फिर ठंडा करेंगे तो कपूर मिल जाएगा। तो कोई परिवर्तन नहीं। रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या है? कुछ नया बने तो उसको रासायनिक बोलेंगे। तो इसमें कुछ नया तो बन नहीं रहा है। आसवन का मतलब हुआ बाबू कि गर्म करेंगे, वेपर को ऑब्जर्व करेंगे, यह भी कुछ नया नहीं बन रहा है। स्फटिक रूप का मतलब हुआ बाबू कि यह अपना पानी निकाल देगा, मतलब इसमें जितना पानी है वो वायुमंडल को दे देगा, तो पानी ही देगा, फिर पानी तो ले लेगा। निष्क्रियकरण का मतलब होता है बाबू न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया, यानी जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो साल्ट और वाटर बनाते हैं, तो ये अभिक्रिया कहलाती है बाबू न्यूट्रलाइजेशन, निष्क्रियकरण। तो इसमें कुछ नया मटेरियल बन रहा है, तो जब नया मटेरियल बनेगा तो उसको क्या कहेंगे बाबू? उसको हम लोग कहेंगे कि ये रासायनिक परिवर्तन है। कुछ नया बने तो रासायनिक, कुछ नया ना बने तो भौतिक। क्लियर? जैसे कागज के टुकड़ा फाड़ दिए तो क्या हुआ? भौतिक हुआ। लेकिन वही कागज को जला दिए तो कुछ नया बन गया, राख बन गया, फिर उससे कागज बनाइयो नहीं सकते हैं। पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करने पर प्राप्त होता है। तो आप लोग जानते होंगे बाबू कि पदार्थ की पहली अवस्था का नाम सॉलिड है, दूसरी अवस्था का नाम लिक्विड है, तीसरी अवस्था का नाम बाबू गैस है, चौथी अवस्था का नाम है प्लाज्मा, पांचवी अवस्था का नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पर प्राप्त होता है, बहुत ही उच्च तापमान पर, और ये सुपर कोल्ड टेम्परेचर पर, सुपर लो टेम्परेचर पे प्राप्त होता है। तो सुपर लो टेम्परेचर पर, परम शून्य तापमान पर जो प्राप्त होता है बाबू उसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। अत्यंत कम तापमान पर तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहलाता है। यह पदार्थ की 5वीं अवस्था भी है। और प्लाज्मा हाई टेम्परेचर पर प्राप्त होता है, यह पदार्थ की 4थी अवस्था है। इसी प्लाज्मा के कारण सूर्य और तारों में चमक है, सूर्य और तारों में चमक का कारण यही प्लाज्मा है। आगे क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। जल जीवन के लिए आवश्यक है, यह तो बात सही है बाबू, आवश्यक है। यह 3 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन से बना है। नहीं बाबू, 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन। तो ये जो कारण है ये गलत हो गया। तो क्या कह रहा है बाबू कि अभिकथन और कारण दोनों सही है? ना बाबू। बी नंबर कह रहा है अभिकथन और कारण दोनों सही है। नहीं बाबू, अभिकथन और कारण दोनों गलत है। नहीं बाबू। डी नंबर कह रहा है कि अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बाबू? डी नंबर आंसर हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा? डी नंबर। इनमें से भिन्न क्या है ये बताना है कि दिए गए ऑप्शन में भिन्न कौन सा है। भिन्न का मतलब बाबू कि इनमें से अलग कौन है। तो NaCl दिया है और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट दिया है, H2O दिया है, हीलियम दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों ऑप्शन जो है बाबू कंपाउंड है। तीनों क्या है बाबू?
कंपाउंड है, ये तीनों के तीनों यौगिक हैं। और जो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है बाबू, जिसका नाम हीलियम है, यह एक गैस है, यह एक गैस है। गैस होने के साथ साथ यह एक तत्व है। तो यानी 3 ऑप्शन में तत्व है और एक ऑप्शन में 3 ऑप्शन में यौगिक है और एक ऑप्शन में तत्व है। तो डी नंबर आंसर क्या हुआ बाबू, बाकी से भिन्न हो गया। हीलियम से याद रखेंगे कि संसार में, ब्रह्मांड में दूसरी सबसे हल्की गैस है हीलियम। सूर्य में 71% तक हाइड्रोजन है और 26.5% हीलियम है। यह भी याद रखना है कि सूर्य में दूसरा सबसे ज्यादा गैस जो है वो हीलियम है। निम्नलिखित में कौन सा एक क्षारीय नहीं है? क्षारीय नहीं है, क्षारीय नहीं है बाबू। तो क्षारीय है कौन? तो देखियो, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, ये कहलाते हैं बाबू क्षारीय। तो इसमें जो सल्फर है वो तो दूर दूर तक इसमें नहीं है। क्षारीय धातु में, क्षारीय मृदा धातु में, क्षारीय धातु में ग्रुप 1 के तत्व आते हैं, क्षारीय मृदा धातु में ग्रुप 2 के तत्व आते हैं। तो अगर हम लोग ग्रुप 1 के तत्वों को देखें तो पढ़े होंगे आप लोग, हेलिना का रब से फरियाद पढ़े हैं, हेलिना का रब से फरियाद, ये ग्रुप 1 के तत्व हैं, ये क्षारीय धातु कहलाते हैं। दूसरा नंबर बाबू याद किए होंगे आप लोग, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, क्लियर। तो ये है दूसरा, तो ये क्षारीय धातु है, ये क्षारीय मृदा धातु है, क्लियर। तो इसमें दोनों में कौन नहीं दिख रहा है? तो डी नंबर नहीं दिख रहा है, तो डी नंबर क्षारीय नहीं है, डी नंबर क्या है? अधातु है। क्या है? यह नॉन मेटल है और यह धातु है भी नहीं, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिक याद रखना बाबू, ट्रिक मास्टर जी खूब रटवाते हैं, ठीक है, बहुत उल्टा सीधा भी ट्रिक याद के लिए रहता है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी की घटना घटी थी? तो भोपाल गैस त्रासदी बाबू, भोपाल में एक कंपनी थी जिस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड कंपनी, यूनियन कार्बाइड कंपनी। इसमें 2-3 दिसंबर 1984 को रात में गैस लीक हुआ, जिस गैस का नाम था बाबू CH3NCO, जिसको हम लोग कहते हैं बाबू मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था भोपाल की यूनियन कार्बाइड कंपनी से, और इसको हम लोग भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं। भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं। यह बहुत ही खतरनाक गैस होता है जो हार्मफुल होता है, कीटनाशक। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भोपाल गैस त्रासदी में जिस गैस का रिसाव हुआ था वो गैस किस काम के लिए था, वो कंपनी आखिर क्या करती थी इस गैस का? तो ये कंपनी बाबू बनाती थी पीड़कनाशी, पेस्टिसाइड बनाती थी, पीड़कनाशी बनाने वाली यह कंपनी थी जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का यूज होता था, क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं बाबू। 8 कह रहा है कि लासा को पानी के साथ मिश्रित करने पर क्या बनता है? लासा का मतलब बाबू यहाँ पे शुद्ध हिंदी लैटेक्स, लैटेक्स। तो लैटेक्स में लासा जो वर्ड यूज होता है बाबू, जैसे नीम देखे होंगे आप लोग, नीम का अगर छाल हटा देंगे तो यहाँ पे एक लिक्विड मिलता है, और वो लिक्विड जो है चीजों को चिपका सकता है अपने पास, क्योंकि इसके पास आसंजक बल होता है। और इसको पानी के साथ मिक्स कर देंगे तो यह गोंद की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है बाबू? गोंद की तरह यह काम करता है, क्लियर। टूथपेस्ट में हम लोगों का कैल्शियम होता है, फ्लोरीन होता है। टूथपेस्ट में फ्लोरीन नामक एलिमेंट का यूज किया जाता है। फ्लोरीन जो होता है बाबू, यह हमारे दांतों में जो इनामेल है उसको मजबूत रखने में आवश्यक होता है। चलिए क्वेश्चन ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है बाबू, अजीब ऑप्शन है, इसका देखेंगे आप लोग, आराम से बनाएंगे। क्या दे रहे हैं आंसर आप लोग? कह रहा है बाबू कि आविष्कार को खोज के साथ मिलाना है, आविष्कार है, खोज है, और इसके वैज्ञानिकों के साथ मिलाना है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? डायनामाइट का आविष्कार बाबू अल्फ्रेड नोबेल ने किया 1863 ईस्वी में। डायनेमो का आविष्कार किसने किया? तो डायनेमो का आविष्कार बाबू माइकल फैराडे ने किया। डायनेमो का आविष्कार किसने किया? माइकल फैराडे ने। डायनामाइट का आविष्कार किया अल्फ्रेड नोबेल ने। एक क्वेश्चन यहां से आप लोग याद कर सकते हैं बाबू कि जो डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल ने बनाया था, जो डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल ने बनाया था, इस डायनामाइट में TNG का प्रयोग हुआ था। TNG बोले तो बाबू ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग अल्फ्रेड नोबेल ने बनाया था डायनामाइट बनाने में, तो इसका यूज किया था। इसलिए TNG को बाबू हम लोग नोबेल का तेल कहते हैं, इसको हम लोग नोबेल का तेल कहते हैं, नोबेल्स ऑयल के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। और यहाँ पे बाबू इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? तो J.J. थॉमसन ने किया। और प्रोटॉन का खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड ने कहा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि P का जो आंसर हो रहा है बाबू हमारा, P देख रहे हो ना, ऑप्शन ABCD नहीं है, P है। P का आंसर क्या हो रहा है बाबू? C हो रहा है। तो P का आंसर C, ये दोनों में है।
तो एक को लेते हैं किसी एक को, आगे देखेंगे। डायनेमो का आविष्कार तो बी से जा रहा है, तो क्यू का बी दोनों में है बाबू अभी तक। तो इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, तो आर का आंसर क्या होना चाहिए बाबू, ए होना चाहिए, जो सी नंबर में है। तो इसलिए हम लोग का आंसर क्या होगा बाबू, सी हो जाएगा। आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? तो पादप कोशिका में क्या पाया जाता है जो जंतु में नहीं पाया जाता? राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में पाया जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी दोनों में पाया जाता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, यह केवल पौधों में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है बाबू, यह फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में पौधों को सहायता करता है और रंग भी देता है क्लोरोप्लास्ट। अब जो है बाबू इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह दो तरह का होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, स्मूथ और रफ। चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका और खुरदरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका। जो स्मूथ होता है बाबू, यह लिपिड बनाने का काम करता है, और जो रफ होता है बाबू, यह प्रोटीन बनाने का काम करता है। यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन भी बनाता है, लिपिड भी बनाता है। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया बाबू कोशिका के अंदर ऊर्जा बनाता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं बाबू, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। राइबोसोम जो है प्रोटीन बनाता है, तो कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री, कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं बाबू, तो राइबोसोम को कहते हैं। तो यहां से दो चार चीजें हैं जो हम लोगों को याद रखना है, कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर। फिर है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो प्रोटीन भी बनाएगा, लिपिड भी बनाएगा। अब एक क्वेश्चन पूछ दिया इसी साल कि कोशिका का रसोई घर किसे कहेंगे, कोशिका का रसोई घर किसे कहेंगे, तो कोशिका का किचन रूम कहते हैं बाबू क्लोरोफिल को, कोशिका का किचन रूम कहते हैं क्लोरोफिल को, और कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं गोल्जी बॉडी को। गोल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली कोशिका का किसका कहते हैं बाबू, तो लाइसोसोम को कहते हैं। और एक सबसे जाते जाते इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोशिका के केंद्रक को, कोशिका के केंद्रक को कोशिका का ब्रेन कहते हैं। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं बाबू, तो कोशिका के केंद्रक को कहते हैं। फिर है कि शरीर में लगी चोट को मरम्मत करने के लिए किस प्रकार का विभाजन होगा, तो हमारे शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं इन कोशिकाओं को सोमैटिक सेल कहते हैं, सोमैटिक सेल कहते हैं। और इन सेलों में बाबू समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। लेकिन हमारे पास जो शुक्राणु है पुरुषों के पास और फीमेल के पास जो अंडाणु है, ये दोनों में होता है बाबू अर्धसूत्री विभाजन। तो यहां पे शरीर में चोट लगा है, शुक्राणु अंडाणु में तो नहीं, तो इसलिए शरीर में चोट लगा है तो समसूत्री विभाजन। अगर शुक्राणु अंडाणु से, स्पर्म और ओवम से क्वेश्चन रहे तो आंसर होगा बाबू केवल अर्धसूत्री विभाजन, केवल अर्धसूत्री विभाजन। माइटोसिस में जो संतति कोशिका बनती है उसकी संख्या 2 होती है, और मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन में डॉटर सेल की संख्या 4 होती है। लेकिन माइटोसिस में क्रोमोसोम्स की संख्या बराबर रहती है, लेकिन मियोसिस में क्रोमोसोम्स की संख्या आधी हो जाती है। आगे बढ़ेंगे बाबू। जब दूध खट्टा हो जाता है, क्वेश्चन है कि जब दूध खट्टा हो जाता है तो किसका उत्पादन होता है, तो दूध जब तक बाबू मीठा था तो लैक्टोज था, और दूध जब खट्टा हो गया तो ये लैक्टोज बदल गया लैक्टिक एसिड में। किसमें बदल गया, लैक्टिक एसिड में। सैलिसिलिक एसिड बहुत ही खतरनाक एसिड है और यह निकलता है किससे बाबू, एस्प्रीन से। एस्प्रीन नामक दवाई जो होता है वो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है। डॉक्टर इसीलिए कहते हैं कि कभी भी एस्प्रीन को खाली पेट नहीं लेना चाहिए। अगर गलती से इसको खाली पेट खा लेंगे तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड हमारे स्टोमक के अंदर में जो मेम्ब्रेन है उसको जला देगा, जला देगा तो पेट में घाव हो जाएगा। क्लियर। लिलोनिक अम्ल जो होता है बाबू यह फैट का पार्ट होता है, वसा का भाग होता है। क्लियर, वसा का भाग होता है, अनसैचुरेटेड वसा का। पृथ्वी पर जल चक्र को नियंत्रित करने के लिए कौन आता है, पृथ्वी पे वाटर साइकिल को कौन कंट्रोल करेगा भाई, तो चंद्रमा को इससे मतलब नहीं, पृथ्वी को मतलब नहीं, हवा को मतलब नहीं, सूर्य ही न गर्मी देगा। सूर्य गर्मी देगा तो पानी भाप बनेगा, भाप फिर बादल बनेगा, बादल फिर बरसेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो सूर्य ही जरूरी है वाटर साइकिल के लिए, वाटर साइकिल के लिए, जल चक्र के लिए सूर्य की जरूरत है।
आगे क्वेश्चन है बाबू, क्या कह रहा है क्वेश्चन, फोकस करेंगे। पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? पौधों में दो तरह के ऊतक की बात करेंगे बाबू यहां पर, एक जाइलम और एक फ्लोएम। ज से जाइलम, ज से जल। और जब जल जाएगा तो इसके साथ खनिज तो अपने आप चला जाएगा। अब फ से फ्लोएम, फ से फल, फल का मतलब फूड। तो खाद्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम करता है और पानी और खनिज का परिवहन जाइलम करता है। क्लियर? क्लियर? एक और बात ध्यान रखना कि जाइलम जो है बाबू ये नीचे से ऊपर है, और फ्लोएम जो है ये ऊपर से नीचे है। पत्तियों से जड़ों तक फ्लोएम और जड़ों से पत्तियों तक जाइलम। ध्यान रखना होगा, क्वेश्चन आता है एग्जाम में इस तरह का। चलिए तो हम लोग लगे हाथ पहुंचे क्वेश्चन नंबर 15 पर। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथियों से में निकालकर पिलाया जाता है। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकाल कर पिलाया जाता है, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम क्या प्रदान करता है? क्वेश्चन समझे बाबू? नहीं समझे। इसी क्वेश्चन का दूसरा रूप, मतलब क्वेश्चन सेम था, इस बार 2020 में सीडीएस में पूछा गया। सेम क्वेश्चन 2020 के सीडीएस में पूछा गया, यही क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका पिछला बार एनटीपीसी रेलवे का पूछा गया क्वेश्चन है, 2016 वाला एनटीपीसी स्टेशन मास्टर वाला में। तो देख रहे हैं कि ये कह रहा है बाबू कि नवजात शिशु को मां के स्तन से निकाल करके जो पिलाया जाता है, तो मां के स्तन से जो निकाल करके पिलाया जाता है बाबू, उसको हम लोग पहला दूध भी कहते हैं। यह पहला दूध जो होता है बाबू हल्का पीला रंग का होता है। इसी को हम लोग बायोलॉजिकल भाषा में कोलेस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। और ये कोलेस्ट्रम जो होता है बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि करता है। तो आंसर हम लोग का कौन सा हो जाएगा बाबू? बी। इस बार सीडीएस ने क्या पूछा कि नवजात शिशुओं के लिए मां का जो पहला दूध पिलाया जाता है, उस पहले दूध का नाम क्या है? तो पहले दूध का नाम क्या है बाबू? कोलेस्ट्रम है। क्या नाम है? कोलेस्ट्रम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, मानव शरीर की पल्स दर जांच क्यों की जाती है? तो मानव के पल्स रेट का मतलब बाबू हो गया हार्ट बीट। तो मानव के हार्ट बीट का जांच हम लोग अभी कर रहे थे जिस यंत्र से, उसका नाम हम लोगों ने क्या रखा था बाबू? तो हार्ट बीट की जांच जनरली हम लोग दो चीज़ों से, अगर हार्ट बीट को ब्लड प्रेशर के पॉइंट से देखेंगे तो स्फिग्नोमैनोमीटर, और जब हार्ट बीट को सुनेंगे तो स्टेथोस्कोप से सुनेंगे। तो ये सुनते क्यों है? क्योंकि दिल की धड़कन जो है, ये हमारा हार्ट कैसे फंक्शन कर रहा है, फंक्शन सही से कर रहा है कि गड़बड़ हो गया है, यही ना पता लगाते हैं। तो दिल की फंक्शन जांचने के लिए हम लोग पल्स रेट को मेजर करते हैं। पल्स रेट को मेजर क्यों करते हैं? तो दिल का फंक्शन, यानी दिल सही से काम कर रहा है कि नहीं, इसको मेजर करने के लिए हम लोग ये काम करते हैं। क्वेश्चन है बाबू कि नीचे एक अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है। अभिकथन कह रहा है कि सांस के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जाने पर यह मौत का कारण हो सकती है। बिल्कुल बाबू, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे बॉडी में ज्यादा चला जाएगा फेफड़ा में, तो ये जानलेवा हो सकता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड कहां से निकलता है बाबू? तो जब किसी ईंधन को जलने के लिए उसको पूर्णतः ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो ये CO गैस बनने लगती है, और यह हमारे लिए जानलेवा होती है, मौत का कारण होती है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके जाता है, लेकिन यह हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है, ऑक्सीजन को नहीं जाने देता है, जिसके कारण मौत हो जाती है। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन में मिल जाती है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए का उचित व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन इज द सी। ऑप्शन क्या हो गया बाबू? सी। ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है? सॉलिड आयोडीन। आयोडीन उन अधातुओं में है जिनके पास चमक होती है। तो चमक वाली अधातु कौन है बाबू? ग्रेफाइट है एगो, और एक है बाबू जिसका नाम है आयोडीन। जनरली अधातुओं में चमक नहीं होता है, लेकिन आयोडीन में चमक होता है, और यह चमकती है बैगनी रंग से, बैगनी ब्राउन, अब ब्लैक टाइप का, मतलब बैगनी ही दिखता है। तो आयोडीन का कलर कैसा हो गया बाबू? बैगनी रंग का। लेकिन इसमें ऑप्शन दिया है कि बैगनी भूरे से थोड़ा काला। ठीक है, बैगनी भूरे से थोड़ा काला का मतलब हम लोगों को जो दिखता है वो बैगनी कलर का ही दिखता है, क्योंकि आयोडीन सॉल्यूशन जब कच्चा आलू पे छिड़केंगे तो देगा हम लोगों को बैगनी काला रंग का।
पर्पल ब्लैक कलर जिसे हम लोग कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। किसी जल स्रोत का स्वास्थ्य निर्धारित करना है। कोई भी जल हम लोग, जैसे बिहार में तो ठीक है बाबू, जल हम लोगों को मिल रहा है हैंडपंप से, लेकिन बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पे पानी तालाब वगैरह से आता है। तो वह तालाब कैसा है, उसका पानी कैसा है, पीने लायक है कि नहीं है, इसका पता कैसे लगाएंगे? तो इसका पता लगाने के लिए बाबू हम लोग उसमें घुला हुआ ऑक्सीजन का पता लगाते हैं। BOD जिसे कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का वैल्यू ज्यादा है, यानी यह पानी क्या है, खराब है। और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का वैल्यू कम है, यानी पानी सही है। ठीक है, नहीं आया बात समझ में? पानी में घुली हुई ऑक्सीजन, अगर पानी में पर्याप्त ऑक्सीजन घुला हुआ है तो डिमांड कम होगा ना, तो डिमांड कम होगा यानी पानी ठीक है। अगर ऑक्सीजन कम है तो डिमांड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो BOD का जब वैल्यू ज्यादा होता है तो पानी खराब होता है, BOD का वैल्यू जब कम होता है तो पानी सही होता है। क्लियर? तो इससे हम लोग पता लगा लेते हैं कि पानी सही है कि खराब है, उसमें घुले हुए ऑक्सीजन के आधार पर। चलिए, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ओजोन का रासायनिक सूत्र बाबू O3 होता है, और यह ऑक्सीजन का अपरूप होता है। ऑक्सीजन का एलोट्रोप्स होता है, ऑक्सीजन का अपरूप होता है। इसे हम लोग ट्राई एटॉमिक भी कहते हैं, इसे हम लोग ट्राई एटॉमिक कहते हैं, त्रिपरमाणु के नाम से जानते हैं। त्रिपरमाणु के नाम से हम लोग ओजोन को जानते हैं, क्योंकि इसमें तीनों ऑक्सीजन के होते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको ट्राई एटॉमिक भी कहते हैं। साथ में हम लोग इसको होमो एटॉमिक भी कहते हैं, क्योंकि तीनों एक ही एलिमेंट का एटम होता है इसमें। क्लियर? चलिए, GPS का फुल फॉर्म क्या है बाबू? GPS का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। इससे हम लोग पता लगा लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति वस्तु कहां है, GPS को ट्रैक करके नहीं। लेकिन पहले इसको लगाया गया FCI में कि भाई ट्रक इधर से उधर चला जा रहा है तो सीधा जा रहा है कि नहीं। तो ट्रक वाला क्या किया कि बीच में ट्रक रोक दिया और वहां पे मटेरियल को चेंज कर दिया। अब बाकी GPS निकाल के दे दिया स्कूटर में, स्कूटर लेके पहुंच गया गोदाम में। तो जो चेक कर रहा है उसको लग रहा है कि गोदाम में चला गया, लेकिन इधर अभी बदल रहा है। प्रदूषण सूचकांक में बाबू SPM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SPM का फुल फॉर्म होता है बाबू सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जो कि ये वायु में पार्टिकल्स के साइज के अनुसार यूज किया जाता है, और ये साइज के अनुसार हम लोग SPM में डिटरमाइन करते हैं कि यह हार्मफुल है कि फायदेमंद है। हालांकि फायदेमंद तो कभी हो नहीं सकता, तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए कितना हार्मफुल है हो सकता है ये। $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला व्यक्ति का नाम बताना है बाबू। 20 मिलियन रुपया लगाया ये आदमी, और यह ऑर्बिट में 8 दिन गुजारा, यानी अंतरिक्ष यात्री बन गया। ठीक है, पहला अंतरिक्ष यात्री बना जो पैसा दे करके घूमने गया, वैज्ञानिक नहीं था। तो ये बाबू है डेनिस टीटो। डेनिस टीटो अमेरिका के एक व्यापारी हैं। ये 2001 में गए और 8 दिनों तक रहे, 8 दिनों तक रहे, और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई ये कि बिना वैज्ञानिक होते हुए भी 8 दिनों तक अंतरिक्ष में गुजारने वाले व्यक्ति हैं, 20 मिलियन रुपया खर्च करके। अच्छे आदमी हैं नहीं? अब तो धीरे धीरे वो सुनने में आ रहा है कि भाई अंतरिक्ष में रेस्टोरेंट बनने वाला है, लोग जाएंगे वहां से खाना वाना खा के आ जाएंगे। नहीं, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा पादप उत्पाद है? अब देखो बाबू, पादप उत्पाद है, पौधों से कौन सा प्राप्त होता है? तो पौधा से तो बाबू यहाँ पे गड़बड़ी है कि पौधा से जो प्राप्त होगा जूट भी होगा, रबर भी होगा। लेकिन रबर में क्या है कि सिंथेटिक हो सकते हैं, रबर में क्या है कि सिंथेटिक हो सकते हैं। जैसे नाम सुने होंगे आप लोग, एक हम लोग बोलते हैं जिसे नियोप्रीन, एक नाम सुने होंगे आप लोग बूना एस, एक नाम सुने होंगे आप लोग बूना एन। ये सब आर्टिफिशियल रबर है जिनका दूर दूर तक प्लांट से कोई रिलेशन नहीं है, पौधा से कोई रिलेशन नहीं है। शहद जो है बाबू, शहद भी प्लांट से रिलेटेड है क्या? प्लांट से रिलेटेड इनडायरेक्ट रूप से है। डायरेक्टली ये कौन बनाता है बाबू? मधुमक्खी बनाती है। तो कौन निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद नहीं है, ये हम लोगों को बताना है। तो जूट भी कहीं ना कहीं हम लोगों को दिख रहा है कि क्या है बाबू, ये जूट हम लोगों को पौधा से प्राप्त होगा, रबर भी पौधा से प्राप्त होगा। टी का मतलब वुड होता है, लकड़ी, तो लकड़ी भी पौधा से प्राप्त होगा। लेकिन शहद डायरेक्टली किससे मिल रहा है? हनी से मिल रहा है, तो इसलिए यह प्लांट प्रोडक्ट के रूप में नहीं आएगा। पौधों के मकर, क्या बोलते हैं उसको, मकरंद,
फूलों के अंदर में मकरंद रस रहता है, जिसको मधुमक्खियां पूरी तरह से ऑब्जर्व करती है। ऑब्जर्व करने के बाद ले जाकर के अपने घोंसला में, अपने छत्ता में रखती है और ये उसका वॉमिटिंग करती है। एकमात्र कोई प्रोडक्ट जो हम लोग कीटों का खाते हैं, इंसेक्ट का खाते हैं, वह है बाबू शहद। और एक मधुमक्खी अपने पूरे जीवन काल में 90 दिन जिंदा रहती है, पूरे जीवन काल में आधा चम्मच शहद बनाती है। और इस आधा चम्मच शहद बनाने के लिए वो पृथ्वी का 3 चक्कर लगाती है। मतलब इतना दूरी तय कर लेती है कि पृथ्वी का 3 चक्कर घूम ही लेती है। 27 मील प्रति घंटा की रफ्तार से मधुमक्खियां चलती हैं। इसको देखना होगा तो दिल्ली सफारी मूवी देखना होगा, ठीक है, कि मधुमक्खी कैसे तेज भागती है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ध्वनि तरंगे क्या है बाबू? ध्वनि तरंगों से रिलेटेड पॉइंट बताना है। तो पहली बात तो ध्वनि तरंगे जो है यांत्रिक तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है और ध्वनि पे दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात हो रही है, विद्युत चुंबकीय तरंग की बात हो रही है, तो इसमें बाबू एक्सरे आता है, गामा आता है, विजिबल रेडिएशन आता है, विजिबल दृश्य प्रकाश आता है। इसी में हम लोग रेडियो वेव का यूज करते हैं, इसी में माइक्रोवेव का यूज करते हैं, इसी में लाइट आता है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का दूर दूर तक साउंड से कोई रिलेशन नहीं है। और ध्वनि का वायु में वेग याद रखेंगे बाबू 332 मीटर पर सेकंड, 332 मीटर पर सेकंड होता है। यानी ध्वनि तरंगों का विद्युत चुंबकीय तरंग से कोई रिलेशन नहीं है। तो इसलिए आंसर हम लोगों का कौन सा होगा जब बाबू? डी नंबर हो जाएगा असत्य, डी नंबर हो जाएगा असत्य। फिर कह रहा है क्वेश्चन बाबू 26 नंबर, किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है? बताना है कि किसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। तो वेवलेंथ कम और अधिक का एक सीरीज याद होना चाहिए बाबू हम लोगों को। कौन सा सीरीज है देखेंगे, इस तरह से पढ़े होंगे, VIBGYOR, याद है, विबग्योर। प्रिज्म से जब प्रकाश को गुजारते हैं तो बैगनी सबसे नीचे, तो इसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम, लाल सबसे ऊपर, इसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक। और ऐसे ये घटते आता है, ऐसे घटते हुए आता है। अब देखेंगे, लाल है सबसे अधिक, नारंगी है, नीला है और देखिए लास्ट में क्या है? बैगनी है। तो सबसे कम तरंगदैर्ध्य दिए गए ऑप्शन में किसका होगा बाबू? बैगनी का। तो ये तो बहुत आसान है। लेकिन अगर इसमें से ये बैगनी नहीं रहता तब किसका होता? तो तब ये सीरीज याद रखेंगे कि जो जैसे जैसे नीचे है वैसे वैसे क्या है, इसका तरंगदैर्ध्य कम होते जाएगा। एक पॉइंट यहां से और याद रखेंगे कि जिसका तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ सबसे अधिक होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन का मतलब वो छितराता, फैलता बहुत कम है। तो लाल रंग के प्रकाश का खतरा के सिग्नल क्यों बनाते हैं? तो इसका रीजन यही है कि उसका तरंगदैर्ध्य बहुत अधिक होता है, उसका प्रकीर्णन इसलिए बहुत कम होता है। तो वह प्रकाश बहुत दूरी तक दिखता है। अगर स्कैटरिंग हो जाएगा, प्रकीर्णन हो जाएगा तो बहुत कम दूरी तक दिखाई देगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का बाबू प्रयोग करते हैं हम लोग साइड मिरर में। किसमें बाबू? साइड मिरर। साइड मिरर का मतलब बाबू कि हम लोग गाड़ियों में जो साइड में आईना लगाते हैं, साइड में शीशा लगाते हैं, उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं उत्तल दर्पण का। क्यों करते हैं? क्योंकि इसका दृष्टि परास क्षेत्र, दृष्टि परास क्षेत्र बहुत अधिक होता है। देखने में एक छोटा सा आईना रहेगा लेकिन पूरा पीछे का एरिया ढेर सारा कवर करेगा। तो हम लोग वाहनों में रिव्यू मिरर, यानी क्या बोलते हैं उसको, साइड मिरर, हिंदी अब पता नहीं क्या होता है, ठीक है, पीछे देखने वाली गाड़ियों के लिए जो शीशा यूज करते हैं उसी को हम लोग साइड मिरर का यूज करते हैं। शीशे की खिड़कियां, तो शीशे की खिड़कियां में तो प्लेन मिरर रहता है, प्लेन मिरर बिना पेंट किया हुआ मिरर आर पार देख सकते हैं। मेकअप दर्पण, ठीक है, ये एक नया क्वेश्चन है, मेकअप दर्पण। तो मेकअप दर्पण जो होता है बाबू, ये होता है हम लोगों का अवतल। कैसा होता है? अवतल। पढ़े होंगे आप लोग कि नाक, कान, गले के जो डॉक्टर होते हैं वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण का प्रयोग मेकअप करने में भी किया जाता है क्योंकि इसमें चीजें बहुत नजदीक से दिखती हैं, चीजें छोटी छोटी भी काफी बड़ी दिखती है। तो मेकअप में भी इसका हम लोग यूज करते हैं। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का क्या कारण है? ब्लॉटिंग पेपर पढ़े होंगे बाबू आप लोग कि जैसे हम लोगों के पास एक बर्तन है, इसमें यहां तक पानी भरा हुआ है, इसमें हम लोगों ने एक पाइप डाल दिया, तो पानी जो है ऐसे रहता है, पानी ऐसे रहता है, पानी जो है ऐसे रहता है। नहीं समझ में आया बात? घर पे गिलास में पानी पूरा भर देंगे हम लबालब, और साइड से देखेंगे तो लगेगा कि पानी ऐसे ऊपर उठा हुआ है, पानी ऐसे उठा हुआ है। तो पानी जो है ये पाइप में ऊपर चढ़ता है, इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू
केशिकत्व, इसी को बोलते हैं कैपिलरी, इसी को बोलते हैं केशिकत्व। ये पाइप जितना पतला रहेगा पानी उतना ही ऊपर जाएगा। तो जो ब्लॉटिंग पेपर होते हैं बाबू, अगर हम लोग मानते हैं कि ये ब्लॉटिंग पेपर है, तो ब्लॉटिंग पेपर में बहुत छोटे छोटे पतले पतले होल्स होते हैं, जो होल्स हम लोगों को नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। ये ब्लॉटिंग पेपर के पाइप हैं, ये हम लोगों को नहीं दिखाई देते हैं। जैसे देखे होंगे कि किसान जब खेत में पानी बरसात में भर जाता है, तो जब पानी पूरी तरह से सूख जाता है तो खेत में जाइएगा तो पतली पतली पाइप दिखाई देती है, पतली पतले होल्स दिखाई देते हैं, वो पाइप की तरह काम करते हैं। तो पाइप में पानी ऊपर की ओर चढ़ता है, तो किसान क्या करता है, खेत की जुताई कर देता है कि पूरा पाइप पे टूट जाए, तो नीचे से पानी ऊपर आएगा नहीं, तो ह्यूमिडिटी बना रहेगा। जैसे हम लोग सूती कपड़ा को पानी में डुबाते हैं, तो सूती कपड़ा के धागों में क्या है, छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो पानी ऊपर चढ़ता है। लालटेन की बत्ती से तेल चढ़ता है ऊपर, क्यों? क्योंकि बत्ती में पतले पतले होल्स हैं, तो ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं केशिकत्व, कैपिलरी। तो ब्लॉटिंग पेपर जो ऑब्जर्व करने वाले पेपर होते हैं, स्याही को ऑब्जर्व करने के लिए पेपर, स्याही गिरा ऑब्जर्व करेगा तुरंत, क्योंकि उसमें छोटी छोटी नालिकाएं होती है जो कैपिलरी की तरह, केशिकत्व की तरह काम करती है, जिसके कारण ये पानी को, स्याही को या किसी भी मटेरियल को, लिक्विड को तेजी से ऑब्जर्व कर लेता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं बाबू कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक अनुमानित दूरी की लंबाई यूनिट में क्या होती है। तो ये देखो बाबू, पृथ्वी हो गई, आइए बीच में यहां पे सूर्य हो गया, तो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमते रहती है। एक दिन पृथ्वी बोलेगी कि हम यहां रहेंगे, एक दिन बोलेगी पृथ्वी कि हम यहां रहेंगे। तो इस दिन लग रहा है कि दूरी थोड़ा ज्यादा है, इस दिन लग रहा है कि दूरी ज्यादा है, और इस दिन दूरी कम है। तो जिस दिन दूरी कम होती है बाबू, ये 3 जनवरी का दिन है, और जिस दिन दूरी बहुत अधिक होती है उस दिन 4 जुलाई का दिन है। इसको हम लोग भूगोल में कहते हैं बाबू कि ये उपसौर है, और ये जो है बाबू ये अपसौर है। क्या नाम है इसका? अपसौर नाम है। और इस दिन दूरी होती है बाबू 15.2 करोड़ किलोमीटर, 15.2 करोड़ किलोमीटर। इस दिन होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर। क्लियर? यार ये बात है समझ में? अब बोल रहा है हम लोगों का कि अनुमानित दूरी, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी होती है, ये तो मिनिमम हो गया, ये मैक्सिमम हो गया। तो जो एवरेज डिस्टेंस है 14.96 करोड़ किलोमीटर, जिसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं 1.496 × 10⁻11 मीटर। इसे स्टैंडर्ड है, इसी को बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसी को बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय मात्रक। 1.496 × 10⁻11 मीटर को 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी के बराबर होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आज का लास्ट नंबर है बाबू। लास्ट क्वेश्चन से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। क्लियर? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको पीडीएफ इसका मिल सके। नीचे एक अभिकथन दिया हुआ है, बोल रहा है कि हम सर्दियों में सफेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं, हम सर्दियों में सफेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति तो पागला ना हो जाएगा जी जो सफेद पहनेगा। सफेद कब पहनते हैं हम लोग? सफेद कब पहनेंगे? सर्दी में नहीं, कब? गर्मी में। क्यों पहनेंगे बाबू? तो सफेद कपड़े जो होते हैं ये किसी भी तरह के प्रकाश को ऑब्जर्व नहीं करते हैं। जैसे मेरा ये सफेद है, तो किसी भी कलर को, किसी भी कलर के लाइट को ये ऑब्जर्व नहीं करेगा, सबको भेज देगा। तो सबको भेज देगा तो ये हीट को ऑब्जर्व नहीं किया तो ये ठंडक महसूस देगा, गर्मी नहीं देगा। अगर यही ब्लैक कलर का पहन लेंगे तो सबको सोख लेगा, सबको ऑब्जर्व कर लेगा। सफेद कपड़े उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। ये बात तो सही है बाबू, ये बात सही है कि सफेद कपड़े क्या करते हैं? सभी लाइट को भेज देते हैं, तो ये अच्छे परावर्तक हो गए ना। तो कह रहा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। नहीं, ए ही गलत है, आर सही है। तो देखो ए गलत है लेकिन आर सही है, बी नंबर आंसर। क्लियर? तो इस तरह से हम लोगों का सेट नंबर कितना था बाबू? 19 नंबर सेट इस तरह से हम लोगों का कंप्लीट हुआ। और आप हमारे फेसबुक से जुड़ सकते हैं, यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए और बाकी लोगों को जोड़िए ताकि सभी लोग इस बार नौकरी कर ले इस साल में, 2021 में बेरोजगार न बचे। तो हम लोग मिलते हैं बाबू अगले टेस्ट में, और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ना है। आप चाहिए क्यों नहीं, चाहिए ही चाहिए आपको। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले क्लास में बाबू टेस्ट नंबर 20 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।